तो निशांत सर के वेरियस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ काफी ज्यादा यूजफुल है। आगे चल करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्टडी करेंगे सब में कूलॉम्स लॉ का यूज आएगा। इसके बिना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। कूलॉम्स लॉ में बच्चों हम लोग स्टडी करते हैं जो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो किस फोर्स से करते हैं, क्यों करते हैं, वो स्टडी करना है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज देखे थे। उसमें हमने दो चार्जेस देखा था, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कितनी फोर्स से रिपेल या कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है, आता भी है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए ये लेक्चर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। निशांत कुमार नाम है मेरा और अग्रणी एडू सर की इस चैनल पे आपका स्वागत है। जो टॉपिक है बच्चों वो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। देखो बच्चे, मान लो दो पॉइंट चार्जेस को हमने यहां प्लेस कर दिया। ये एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने Q1 माना, और ये एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने Q2 माना, और Q1 और Q2 के बीच में R डिस्टेंस हमने मान लिया। तो कूलॉम्स लॉ बताता है कि ये दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये अनलाइक चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो इस केस में रिपल्शन आएगा और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट। जो कूलॉम्स लॉ है वो हमें बताता है कि जो दो चार्जेस प्लेस किए गए हैं R डिस्टेंस पर, उन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट the electrostatic force of repulsion या attraction, the electrostatic force acting between any two point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये स्टेटमेंट कहता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इनको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ बातें करेंगे हम लोग। पहली बात तो इसके बारे में ये होगी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक और नाम से जानते हैं, इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं और वो लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कुलॉम्स लॉ को बोल रहा हूं, कुलॉम्स लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। और ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। इस फोर्स को पाथ से कोई मतलब नहीं है, ये फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये कुलॉम्स लॉ की बेसिक बातें हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ध्यान रखना, ये कुलॉम्स लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस गिवन है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा, यानी कि सेंटर के तरफ लग रहा होगा, और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो फॉर्मूला ये था कि Fe इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो Fe विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो रहा है। जहां पर ये जो K है वो K कूलॉम कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो K होगा, दिस K विल बी इक्वल टू Fr स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हुआ। इस K का नाम, यूनिट डायमेंशन सब चेक करते हैं, इसका नाम होगा कूलॉम कांस्टेंट, इसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। बच्चों अगर इसके पास यूनिट है तो इसके पास नो डाउट डायमेंशन भी होगा, और इसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, डायमेंशन इज इक्वल टू न्यूटन का डायमेंशन MLT-2, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L2, और कूलॉम स्क्वायर Q इज इक्वल टू IT होता है, तो कूलॉम स्क्वायर की जगह पे I2 T2 होगा। यहां से और अच्छे से हम लिखेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा ML3 T-4 I-2। ये हो गया डायमेंशन किसका, K का डायमेंशन। M को वैसे ही रखा, L एक यहां है और 2 L यहां है, तो L3 हो गया। T-2 यहां है और ये -2 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये I-2 ऊपर चला जाएगा, I-2 हो जाएगा। ये होगा K यानी कि कूलॉम कांस्टेंट का डायमेंशन। अब यहाँ जो कूलॉम कांस्टेंट है उसको एक तरीके से और लिखते हैं, और वो होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन। यहाँ पे हम अपसाइलन नॉट लिखेंगे क्योंकि हम अभी एयर की बात कर रहे हैं या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अपसाइलन नॉट आता है। ये K का इतना वैल्यू होता है। यहां से अगर हम बात करें तो इस K के बारे में एक और चीज लिख लेना, यहीं पे कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। इस K का वैल्यू होता है, और इस K का वैल्यू निकल के आएगा K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिएगा आप, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर एयर में K का वैल्यू होता है, राइट। यहां से आगे बढ़ेंगे तो इस अपसाइलन नॉट की बात करते हैं, तो अपसाइलन नॉट इज इक्वल टू
1/4πk हुआ। इस अपसाइलन नॉट की यूनिट और डायमेंशन भी चेक कर लेंगे। तो इसका यूनिट होगा बच्चों, जो यूनिट हमने यहाँ पे k का निकाला है उसी को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि 4π तो वैसे भी यूनिटलेस हो गया और k नीचे है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे k की पावर -1 होगा। तो यूनिट को रिवर्स करके लिख दो, यानी कि कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हुआ। अगर यूनिट है बच्चों तो डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन में भी जस्ट जो k का डायमेंशन लिखा था उसको रिवर्स करके लिख देंगे। तो डायमेंशन होगा m है यहाँ पे, तो यहाँ होगा m की पावर -1, l की पावर 3 है तो यहाँ होगा l की पावर -3, t की पावर -4 है तो यहाँ होगा t की पावर 4, i की पावर -2 है तो यहाँ होगा i की पावर 2। ये हुआ डायमेंशन ऑफ दिस अपसाइलन नॉट। इसका नाम क्या है? अपसाइलन नॉट। ये जो अपसाइलन नॉट है ना बच्चों, इसको हम नाम रखते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी। और ये जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी हमें प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बताता है। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आपने चार्ज को रखा है उस मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है। हमने यहाँ पे अपसाइलन नॉट रखा है और यहाँ पे बात सिर्फ एयर या वैक्यूम की हो रही है, तो यहाँ पे जो परमिटिविटी हमने लिखा है उसमें आगे ऐड करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसका पूरा नाम है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो कूलॉम्स लॉ में हमने डिस्कस किया है, वो कूलॉम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में फोर्स का डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और वो जो फोर्स होगा वो k q1 q2 अपॉन r² होता है, जहां पे k कूलॉम कांस्टेंट होता है और वो भी हमें मीडियम की प्रॉपर्टी ही बताएगा। उस k की वैल्यू हमने लिखा है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और उस k का वैल्यू k = 1/4 पे अपसाइलन नॉट भी होता है, जहां पे अपसाइलन नॉट हमने अलग निकाल दिया। इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका यूनिट भी लिख दिया, इसका डायमेंशन भी लिख दिया, इसकी वैल्यू भी होती है, वो वैल्यू भी लिख देते हैं हम। यहाँ अपसाइलन नॉट की वैल्यू लिखते हैं, अपसाइलन नॉट = 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हुआ अपसाइलन नॉट की वैल्यू। और यहां से अगर आप चाहो तो इस अपसाइलन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो k की वैल्यू 9 × 10⁹ ही आएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है आपको। इनको जरा कॉपी करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब इस चार्ज को एयर में ना रखकर किसी मीडियम में रखकर के चेक करते हैं क्या होगा। चेक करो फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, और उस मीडियम लिख देना लाइक वाटर। अगर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा चेक करेंगे। दो चार्जेस है बच्चों, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, और Q1 और Q2 के बीच में हमने एक डिस्टेंस R मान लिया। अब हमने इसको वाटर में पुट किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए पूरा वाटर के अंदर हमने इसको डाल दिया, ये H2O आ गया वाटर। अब यहाँ क्या होगा देखेंगे। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों वो ऐसे होंगे, मान लो ये चार्ज है Q चार्ज, और यहाँ पे आपने वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐसे रख दिया। ये Q चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज Q। वाटर के मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका नेचर है माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करना और प्लस चार्ज को रिपेल कर देना। तो वाटर मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज को रिपेल कर देगा। तो इस केस में जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब दो पोल्स आ गए, माइनस और प्लस।
डाइपोल्स आ गए इस केस में। डाइपोल मतलब दो पोल, माइनस और प्लस। ये वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गया, तो इस केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। उसी तरीके से ये Q1 चार्ज अपने आसपास जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे पोलराइज कर देगा, माइनस प्लस, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को रिपेल कर देगा। यहाँ पे बना लेना ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली इस Q2 के साथ भी होगा, Q2 भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये Q2 चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को रिपेल कर देगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए। अब इस केस में ध्यान से देखना होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये नेगेटिव चार्ज ये एक काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा वो जरा ध्यान से देखना। ये Q1 पॉजिटिवली चार्ज है, ये Q2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा होगा, और उसी टाइम में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिव चार्जेस है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो एक टाइम पर रिपल्सिव फोर्स भी लगा और अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा। अब अज्यूम करके देखो, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स ना होते तो सिर्फ और सिर्फ इस Q2 चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगता। अब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ये जो पोलराइजेशन हुआ है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्जेस इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये जो Q1 होगा, ये जो Q1 इसको जिस फोर्स से रिपेल कर रहा होगा वो फोर्स अब डिक्रीज हो जाएगा। ना क्लियर है? सिमिलरली इस केस में भी होगा। ये जो Q2 चार्ज था, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ना होते तो ये Q2 चार्ज इस Q1 को रिपेल कर रहा होता है ऐसे, लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, तो अब नेगेटिव चार्जेस इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो एक टाइम पर ये Q2 इस Q1 को रिपेल भी कर रहा है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस Q1 को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो जो रिपल्सिव फोर्स था, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में लगना था, वो घट जाएगा, क्योंकि Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो जो नेट चार्ज होगा, सॉरी जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स अब घट गया। इसीलिए किसी भी मीडियम में लाइक वाटर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहां पे लिखेंगे, कहां लिखूं, या लिखूंगा, कहां लिखूं, या लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज क्यों करता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो पहले था, इन एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह पे 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। अब इन एनी मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट न लेके सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन आ गया, तो एप्सिलॉन की वजह से नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो नेट फोर्स डिक्रीज हुआ, तो अब ये जो फोर्स था जितना पहले था उसके बराबर नहीं रहा, तो इसको हम F डैश कर देंगे। एंड वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डैश है वो कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe के, घट गया। अब जब Fe घट गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले जो था वो ज्यादा है,
बाद में जो था वो कम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो अपसाइलन है और जो अपसाइलन नॉट है उसमें बड़ा कौन है, या के और के डैश में बड़ा कौन है। इतनी बातें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो एफ डैश है वो कम हो गया एफ ई से, तो एफ डैश इज लेस देन एफ ई, तो हम लिखेंगे के डैश इज लेस देन के, तो हम लिखेंगे अपसाइलन इज ग्रेटर देन अपसाइलन नॉट। डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए होगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम बच्चों अगर हम f अपॉन एफ डैश कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/4, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल जाएगा अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। और अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट को हम अपसाइलन R बोलते हैं। ये जो अपसाइलन R है बच्चों, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अपसाइलन का जो डायमेंशन होगा वही अपसाइलन नॉट का भी डायमेंशन होगा, दोनों का डायमेंशन कैंसिल आउट हो गया और ये डायमेंशन लेस हो गया। अगर डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस भी हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस। इतनी बातें क्लियर है। इसको कॉपी करेंगे आप लोग। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों ये एक चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और यहाँ एक चार्ज है, ये चार्ज Q2 है। Q1 Q2 को हमने R डिस्टेंस दूर रखा है। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है, Q2 का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है और ये एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो पता करना है। R की वैल्यू भी गिवन है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कुलोम्ब्स लॉ के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कुलोम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, बड़े चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था, ये ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्राई कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हुआ। 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हुआ अपॉन R स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं, इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। टॉपिक है बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पे रखा है। तो जो Q2 होगा वो Q1 से पोजीशन वेक्टर R दिखाएंगे। R का हेड उसकी तरफ होगा जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और उसका टेल उसकी तरफ होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें R के ऊपर जो वेक्टर साइन लगाया है उस वेक्टर का हेड उसकी तरफ होगा जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और उसका टेल उसकी तरफ होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ये वेक्टर फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते आ रहे थे पहले से। दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब हमें वेक्टर में चाहिए, तो वेक्टर में निकालने के लिए यहाँ पे एक R कैप लगाना पड़ेगा। R कैप एक यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वो यूज किया जाता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए। R कैप लगा दिया, 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है कि जो R कैप होगा बच्चों, वो वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R होगा। यहाँ पुट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा K Q1 Q2 इनटू वेक्टर R अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो R क्यूब हो जाएगा। ये रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। लेकिन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम एक एग्जांपल ना ले लें। तो इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल बच्चों, जो चार्जेस गिवन थे, मान लो Q1 Q2, और Q1 वही 1 माइक्रोकूलम और Q2 वही 2 माइक्रोकूलम ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। जो 1 माइक्रोकूलम है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2,3, और 2 माइक्रोकूलम का कोऑर्डिनेट गिवन है -2,3, -4। ये मीटर, ये भी मीटर। अब आपको पता करना है, अगर ये एयर में रखे हुए हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, वो वेक्टर फॉर्म में। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? आइए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है कि Q1 Q2 वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ वेक्टर R आएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब। हमें वेक्टर R निकालना है और R का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। चलिए, वेक्टर R इज इक्वल टू R, यहां से लेकर के यहां तक ये वेक्टर R होगा। वेक्टर R निकालने का तरीका आपको बताएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे। तो हम चेक करते हैं, -2 -1 इज -3 I कैप, 3 -2 is J cap, -4 -3 is -7 K cap। ये रहा वेक्टर R। अब R का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो R का मैग्नीट्यूड होगा √3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 7 के स्क्वायर 49। दिस इज इक्वल टू √59। 9 1 10 49 10 59। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू यूनिट के साथ लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इनटू Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलॉम है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलॉम इनटू Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलॉम है, 2 × 10⁻6 कूलॉम इनटू वेक्टर R। वेक्टर R कितना है, -3 I कैप प्लस J कैप -7 K कैप, और ये मीटर में होगा, और होल डिवाइडेड बाय R की वैल्यू इतना गिवन है √59 का क्यूब, 59 √59 मीटर का क्यूब। यहां से सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से हम
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स को डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जेई में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जेई में थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन आएगा। कूलम्ब्स लॉ पे घुमा करके कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। अब हमारा काम तो जेई फोड़ना है और आप निशान सर के चैंपियंस हैं, तो आइए करते हैं हम एक अच्छा सा तगड़ा सा क्वेश्चन। ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे जिसका रेडियस r है उस सरकमफेरेंस पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका मास है m और उसको हमने ऐसे v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, सर्कल का रेडियस स्मॉल r गिवन है, सरकमफ्रेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है और इस माइनस क्यू चार्ज को हमने v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको पता करना है फाइंड नंबर 1 v नॉट so that it completes circular motion. सेकेंड नंबर में टाइम पीरियड, थर्ड नंबर में फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन होगा तो उसको कुछ टाइम पीरियड भी होगा, उसको कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगा। ये ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं ट्राई करता हूं, मैच कीजिएगा आप। जो फर्स्ट नंबर ट्राई करना है वो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टली ऐसा मोशन हो रहा है। इस केस में बच्चों हमें वो वी नोट चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन कर सके, और इस केस में इस माइनस क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला लिखना है K Q Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स M V नॉट स्क्वायर अपॉन R। एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया और V नॉट की वैल्यू आ गया K Q Q अपॉन M R, इसका अंडर रूट। बस इतना सा था। किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन R लिखा, यहां से v नॉट की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर यानी कि के क्यू अपॉन एम आर होल अंडर रूट इंटू 1 अपॉन आर, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के क्यू अपॉन एम आर क्यूब हो जाएगा। ये आर अंडर रूट के अंदर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ओमेगा निकल गया। और हम सबको पता है बच्चों टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो बाई ओमेगा का मतलब अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू आ गया। ये हो गया टाइम पीरियड। अब हमें थर्ड नंबर में
फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। यहां से देखना, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 इस t को रिवर्स कर दो, 1/2 √k/Q upon mR/Q। दिस इज आवर फाइनल आंसर, फ्रीक्वेंसी। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया था वो जरा चेक करेंगे क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं। जिन बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ था वो सीखेंगे यहाँ पे। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इनको पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग दो से ज्यादा चार्जेस का स्टडी कर, अभी तक जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसमें दो चार्ज थे। क्या होगा अगर दो से ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है। चलिए डिस्कस करते हैं। मान लो एक चार्ज यहां है, यहां है एक चार्ज, और ये चार्ज है Q। एक चार्ज यहां है Q1, एक चार्ज यहां है Q2, एक चार्ज यहां है Q3, एक चार्ज यहां है Q4। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जो Q1 और Q2 होगा उसको हम Q1 और Q होगा उसको हम ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस हम R1 लिख देंगे। Q2 और Q को ज्वाइन करेंगे और ये डिस्टेंस हम R2 लिखेंगे। Q3 और Q को ज्वाइन करके ये डिस्टेंस R3 लिखेंगे। Q और Q4 को ज्वाइन करके ये डिस्टेंस हम R4 लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, Q1 और Q दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो Q1 Q को ऐसे रिपेल कर रहा होगा और उसको हम F1 बोल दे रहे हैं। Q2 Q को रिपेल कर रहा होगा तो इसको हम F2 बोल रहे हैं। Q3 भी Q को रिपेल कर रहा होगा तो इसको हम F3 बोलेंगे। Q4 भी Q को रिपेल कर रहा होगा तो इसको हम F4 बोल देंगे। एंड ऐसे ही बहुत सारे फोर्सेस होंगे, बहुत सारे चार्जेस की वजह से बहुत सारे फोर्सेस आ जाएंगे, तो हमें वहां पे F1, F2, F3, F4 डॉट 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 Fn मिल जाएगा इस तरीके से। अब जो नेट फोर्स होगा बच्चों, वो नेट फोर्स F net will be equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus डॉट 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 होगा। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, डायरेक्शन के साथ आपको लिखना होगा। तो F net जो होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट 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 इस तरीके से निकलेगा। सबको ऐड कर देंगे। ये जो F1 होगा, इस F1 पर Q2, Q3, Q4 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, F1 वैसे ही रहेगा। तो इस F1 पर हम लिखेंगे नो इफेक्ट ड्यू टू Q2, Q3 एंड Q4। ऐसे ही हम F2 पर भी लिख देंगे, इस F2 पर नो इफेक्ट ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q1, Q3 एंड Q4। एंड वैसे ही F3 पर भी लिख सकते हो, वैसे ही F4 पर भी लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इनको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। जो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, वो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल बनाइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए साइड है, चार्ज Q Q Q प्रेजेंट है। हमने नामकरण कर दिया, ये है A, ये है B, ये है C। फाइंड
नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन वर्टेक्स, किसी वन वर्टेक्स पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। अगर आपने ट्राई कर लिया तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग मैच करेंगे। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है वो बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। ये है Q, इस Q चार्ज को, ये Q चार्ज ऐसे रिपेल कर रहा होगा, हम इसको F1 बोल देंगे। इस Q चार्ज को, ये Q चार्ज ऐसे रिपेल कर रहा होगा, हम इसको F2 बोल देंगे। हम सबको पता है राइट एंगल में, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो बच्चों ये जो एंगल आएगा वो एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब दो वेक्टर्स आ गए F1 और F2 जो एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल में है। अगर हमें नेट फोर्स यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम निकालने आपको आता है। सबसे पहले F1 और F2 लिखना है। तो F1 का मैग्नीट्यूड होगा कि ये F1 है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है। Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है A, तो A स्क्वायर कर दिया। वैसे ही F2 लिखेंगे, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा Q स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। गौर से देखना बच्चे, जितनी मैग्नीट्यूड F1 की है उतनी ही मैग्नीट्यूड F2 की भी है। तो हम F1 को F बोल सकते हैं और F2 को भी F बोल सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें F स्क्वायर 3F स्क्वायर मिल जाएगा। F स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा F रूट 3। यानी कि बच्चों जो नेट फोर्स निकला है वो नेट फोर्स इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 3 मिल गया। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको जरा कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वही इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, साइड लेंथ ए, लेकिन अब की बार यहां हमने माइनस क्यू पर पुट कर दिया, यहां माइनस क्यू पुट कर दिया, लेकिन यहां प्लस क्यू पुट कर दिया। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी रखा, ऑन ए। अब की बार बोला है सिर्फ ए पर निकालना है। ए पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो कितना होगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। चलिए ट्राई करते हैं। ये माइनस क्यू है, ये ए है। इस माइनस क्यू को ये माइनस क्यू बच्चों ऐसे रिपेल कर देगा, इसको हमने F1 बोल दिया। इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू अट्रैक्ट कर लेगा, इसको हमने F2 बोल दिया। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल होगा 120 डिग्री। अब F1 और F2 के बीच में एंगल 60 डिग्री नहीं 120 डिग्री आ गया। जो F1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू F2 की भी होगी, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सही है। इस Q चार्ज पर निकालना है फोर्स। इस Q चार्ज से जितना दूर ये Q चार्ज है उतना ही दूर इस Q चार्ज से ये Q चार्ज है। जितना मैग्नीट्यूड इस Q का है उतना ही मैग्नीट्यूड इस Q का भी है। तो इस Q चार्ज पर जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा।
100% क्लियर है? ठीक है, फिर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लिख दिया, और वो होगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहाँ पे जो हम Q पुट करते हैं वो साइन के साथ पुट नहीं करते, तो चाहे प्लस का Q हो चाहे माइनस का Q हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो F नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है, तो ये होगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, उसमें से एक F स्क्वायर घट जाएगा, तो F स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो F बच गया। यानी कि जो नेट फोर्स इस केस में होगा वो नेट फोर्स होगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये रहा आंसर। मैच करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। राइट एंगल में क्या होगा वो देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ये साइड लेंथ है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो ये ऑब्वियसली 5 मीटर होगा। तीनों वर्टेक्स पे हमने Q Q Q चार्ज रख दिया। आपसे पूछा जाएगा फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन राइट एंगल्ड वर्टेक्स। राइट एंगल्ड वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अपने से ट्राई करना है, किसी और की ट्राई की हुई कॉपी नहीं करना है, हमेशा खुद से ट्राई करना है। अपने से ट्राई किया हुआ चीजें बेटर होता है। आई होप ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं। इस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, उसको हमने F1 बोला। इस क्यू चार्ज पर ये क्यू चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, हमने इसको F2 बोला। F1 और F2 की वैल्यू लिखते हैं। F1 इज इक्वल टू K। F1 इन दोनों चार्जेस के बीच का है, तो KQ स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16, ये हो जाएगा F1। अब F2 की वैल्यू लिखते हैं, तो F2 इन दोनों चार्जेस के बीच की बात है, यानी कि F2 की वैल्यू लिखेंगे तो K इन दोनों के बीच का Q करेंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन, अब R स्क्वायर करना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, 3 मीटर का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें F नेट निकालना है, तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। F1 और F2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो cos 90 डिग्री आएगा। cos 90 होता है 0, तो ये टर्म हो गया 0, यानी कि जो F नेट होगा वो F नेट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा, यानी कि अंडर रूट F1 स्क्वायर मतलब इस पूरे की स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर। यहां से जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। क्वेश्चन में HC वर्मा की बुक में एक अच्छा क्वेश्चन गिवन है, इसमें K की वैल्यू आपको पता है, Q1 और Q2 वहां पे गिवन था, Q1 और Q2 की वैल्यू डाल देना आप लोग, और R स्क्वायर यहाँ पे गिवन ही है, सॉल्व कर लेना, वहां से आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है, इनको जरा नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ करके, बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 100% सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या कैमरा ठीक से काम कर रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक एग्जांपल है जो हम ट्रायंगल का केस सॉल्व कर सकते हैं, कर रहे थे, वैसे ही हम एक स्क्वायर का केस सॉल्व करेंगे। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर की तरह बनाएंगे आप लोग, और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे हमने क्यू क्यू चार्ज डाल दिया, सेम मैग्नीट्यूड का क्यू 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 क्यू, साइड ए कर दिया। आपको इस वाले कॉर्नर पे बताना है नेट फोर्स कितना होगा। ये होगा ए बी सी और ये है डी। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डी। वीडियो को पॉज कर ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, इस क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके रिपेल कर रहा होगा। इस क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके रिपेल कर रहा होगा ऐसे। इस चार्ज को हम F1, इस फोर्स को F1 बोल रहे हैं, इस फोर्स को F2 बोलते हैं। पहले ट्रायंगल वाले केस में F1 और F2 से काम हो जा रहा था, यहाँ F1 और F2 से काम नहीं होगा, F3 भी आएगा। ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज भी इस क्यू चार्ज को ऐसे F3 फोर्स लगा करके रिपेल कर रहा होगा, ऐसे लग जाएगा F3। F1 और F2 का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो भी F3 की तरफ ही आएगा। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है Fr, वो और प्लस जो F3 हमने लिखा है वो होगा। चलिए पहले हम Fr निकालते हैं। तो F1 इज इक्वल टू, ये है F1 के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये साइड लेंथ है ए तो ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या F2 भी उतना ही होगा? यस, इस चार्ज से जितना दूर ये चार्ज है उतना ही दूर इस चार्ज से ये चार्ज है। जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ है, तो यही वैल्यू F2 का भी होगा, और F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लिख दिया। चलिए अब F3 निकालते हैं। F3 की वैल्यू कितनी होगी? इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल कर रहा होगा। ये डिस्टेंस जरा चेक करना कितना आएगा। तो ये है A, ये है A, तो ये हो जाएगा A√2, यानी कि F3 इज इक्वल टू, यहां और यहां पर चार्जेस Q है, तो K क्यू स्क्वायर अपॉन, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस A√2 है, तो 2A स्क्वायर हो गया, यानी कि F3 इज इक्वल टू F/2 हो गया। के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर यहाँ, और के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर यहाँ, तो ये F/2 हो गया। Fr जरा निकालो कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जरा निकालो, तो वो होगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। बेटा देख, F1 और F2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री आ जाएगा। मेरे बच्चे जानते हैं cos 90 डिग्री होगा 0, तो ये टर्म हो गया 0, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आया, डेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कि 2F स्क्वायर, यानी कि Fr की वैल्यू F√2 आ गया। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, वो नेट फोर्स Fr की जगह पे हम F√2 लिखेंगे, प्लस F3 की जगह पे F/2 लिखेंगे, यानी कि F को निकाल देंगे कॉमन, अंडर√2 प्लस 1/2 आ गया। F की वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हमें मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर√2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा नेट फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर है, इतना आंसर काफी। ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उसमें कूलॉम्स लॉ के और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। अभी ये कूलॉम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट थ्योरेटिकल कंप्लीट हो चुका है, दिस इज थ्योरेटिकली कंप्लीट, लेकिन अभी कूलॉम्स लॉ के हमें अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो अगले लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें कूलॉम्स लॉ के हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी, ऑल द बेस्ट।